चलो भाई, कहां तक हुआ है लास्ट टाइम? कपलिंग रिएक्शन ना, उसके बाद क्या है नेक्स्ट? चलो ध्यान दो, ये अपना नेक्स्ट रिएक्शन है, ठीक है? और इसको है ना हिंजबर्ग्स टेस्ट बोलते हैं, हिंजबर्ग्स टेस्ट। ये 3 मार्क्स के लिए आता है बोर्ड में, क्योंकि ये एक डिस्टिंग्विश टेस्ट है। डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस। चलो चलो जल्दी जल्दी। चलो अभी बात मत करो, ध्यान दो। देखो इस टेस्ट में है ना, सबसे पहले तो हमारे को वो हिंजबर्ग टेस्ट इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पे एक रिएजेंट की जरूरत पड़ती है, उसको बोलते हैं हम लोग हिंजबर्ग्स रिएजेंट। और हिंजबर्ग्स रिएजेंट जो है वो ये है, ये हिंजबर्ग्स रिएजेंट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C6H5SO2। इसका पूरा नाम बताता हूं, इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है? इसी को हिंजबर्ग्स रिएजेंट बोला जाता है। जल्दी आओ यार, चलो चलो जल्दी, डिस्टरबेंस हो रहा है लेक्चर में। तो इसको बोलते हैं हिंजबर्ग्स रिएजेंट, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो इसका रिएक्शन हमारे को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों के साथ करवाना है। ओके, पहले हम लोग प्राइमरी अमाइन का करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे विथ प्राइमरी अमाइन। चलो एक अमाइन ही लेते हैं डायरेक्टली, C2H5NH2, और उसमें ये ऐड करेंगे ठीक है? अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन पे 2 H है ना, तो एक H रिप्लेस होएगा, एक H रिप्लेस होगा। और ये ग्रुप, ये ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल नाइट्रोजन इस पे अटैक करेगा, ठीक है? तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो है C2H5NHS डबल बॉन्ड O, ये बनेगा, प्लस HCl।
सो दिस इज इथेन अमाइन, और इससे जो प्रोडक्ट बन रहा है ना, इसका नाम है एन इथाइल बेंजीन सल्फोन अमाइड। इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोन अमाइड। एक तरीके का अमाइड है ये, लेकिन सल्फोनिल ग्रुप के होने की वजह से उसको सल्फोन अमाइड बोला गया है। अब डिस्टिंग्विश का मतलब बता दो, इधर होता क्या है। ये जो सब्सटेंस है ना बेंजीन सल्फोन अमाइड, इसको बोला गया है कि ये एसिडिक है। अब ये एसिडिक क्यों है बताता हूं। ये जो आपका SO2 ग्रुप है, यहां पे ये SO2 ग्रुप जो होता है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से, अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा ना यहां से, उस वजह से नाइट्रोजन पे जो ये H अटैच है ना, ये रिलीज हो सकता है एस H+। समझा? ये नाइट्रोजन पे जो H है ना, ये प्रोटॉन बन के रिलीज हो सकता है, इसलिए इसको क्या बोला गया, ये एसिडिक है। और फिर क्या करते हैं, इस सब्सटेंस को बेस में ऐड करते हैं, कोई भी बेस, NaOH KOH, क्या हो जाएगा, ये डिसॉल्व हो जाएगा। सो लास्ट में अपने को लिखना पड़ता है सोल्यूबल इन अल्कली, क्योंकि अगर एसिड है ये तो ये बेस में डिसॉल्व हो जाएगा और अपने को देगा क्लियर सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट में अपने को ये समझा, मैं लिख के देता हूं, एक पॉइंट लिख लेना नीचे। द हाइड्रोजन एटम अटैच टू नाइट्रोजन एटम इन सल्फोन अमाइड is strongly acidic, and hence soluble in alkali। किसका है, तेरा, किधर है, एनहेंस सोल्यूबल इन अल्कली। देखो यही डिस्टिंग्विश पॉइंट है, क्योंकि प्राइमरी अमाइन से जो कंपाउंड बना है वो डिसॉल्व होता है बेस में, सेकेंडरी अमाइन से जो बनेगा ना वो बेस में डिसॉल्व नहीं होगा, तो डिस्टिंग्विश हो जाएगा ना कि प्राइमरी अमाइन से जो बनता है वो सोल्यूबल है अल्कली में, और जो सेकेंडरी अमाइन से बनता है वो इनसोल्यूबल होता है। मैं बताऊंगा क्यों इनसोल्यूबल है। तो ये लिख लो, हाइड्रोजन एटम अटैच टू नाइट्रोजन एटम इन सल्फोनामाइड स्ट्रॉन्गली एसिडिक एंड हेंस सोल्यूबल इन अल्कली। अल्कली बोला तो अल्कली में या तो NaOH होगा या फिर QH होगा, याद रखो। तो ये है प्राइमरी अमाइन का रिएक्शन, जल्दी लिखो, इसके बाद सेकेंडरी अमाइन करेंगे। डन। मैम व्हाइट वाला रिमोट दे दो। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल विथ सेकेंडरी अमाइन। चुप बैठो आप, फालतू की बकवास मत करो। अब सेकेंडरी अमाइन में
हम लोग ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं और सेम रिएक्शन करवाना है। ओए गधो, चुप बैठो। यहां से भी HCl जाएगा, H रिप्लेस होगा और प्रोडक्ट बनेगा देखो ये प्रोडक्ट बनता है। अब इसका नाम लिखते हैं, दिस इज डाईइथाइल अमाइन, या फिर अपन लिख सकते हैं एन इथाइल इथेन अमाइन, सेकेंडरी अमाइन है। और इससे जो प्रोडक्ट बन रहा है ना, इसका नाम आएगा N, डाईइथाइल बेंजीन सल्फोन अमाइन, ये नाम आएगा। अभी देखो वहां पे ना, इधर N पे कोई भी H नहीं है, बराबर। तो इसका मतलब ये समझा कि जो सब्सटेंस है इट इज नॉट एसिडिक, और अगर ये एसिडिक नहीं है तो इसका मतलब ये बेस में डिसॉल्व ही नहीं होगा। सो इनसॉल्युबल इन अल्कली, समझा, इनसॉल्युबल इन अल्कली। तो डिस्टिंग्विश हो गया ना ये, तो क्योंकि ये सब्सटेंस को बेस में डालने के बाद ये डिसॉल्व नहीं होगा, तो समझ में आ जाएगा कि प्राइमरी ये सेकेंडरी अमाइन से बना है, और जो डिसॉल्व हो गया वो प्राइमरी अमाइन से बना है। ओके, तो यहाँ पे भी एक स्टेटमेंट लिख देंगे इसी का है कि देयर इज नो हाइड्रोजन एटम attached to nitrogen atom in sulfonamide. Therefore it is not acidic and hence it is insoluble in alkali. ओके, सेकेंडरी अमाइन में हाइड्रोजन एटम नहीं है ना नाइट्रोजन पे, तो इसमें कोई एसिडिक कैरेक्टर नहीं है, तो जब वो एसिड ही नहीं है तो वो बेस में डिसॉल्व नहीं होगा। और लास्ट में टर्शरी अमाइन के लिए खाली इतना ही लिखना है, टर्शरी अमाइंस does not react with benzene सल्फोनिल क्लोराइड। इसका रीजन बताओ भाई। हाँ, अब तक ये बहुत बार हम कर चुके हैं, टर्शरी अमाइन हर उस रिएक्शन में रिएक्ट नहीं कर रहा था जहां पे H को रिप्लेस किया जा रहा था, बिकॉज यहाँ पे H नहीं होता। ऐसे और भी रिएक्शन कर चुके हैं हम पहले, यहाँ पे भी वही है, टर्शरी अमाइन डज नॉट रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड एज देयर इज नो हाइड्रोजन एटम attached to नाइट्रोजन एटम। समझ में आ गया? तो ऑब्वियसली रिएक्शन होगा नहीं। क्लियर हो गया? तो हो गया ना डिस्टिंग्विश टेस्ट। प्राइमरी अमाइन रिएक्ट करेगा तो एक ऐसा सब्सटेंस बनाएगा जो एसिडिक है, जिसको बेस में डालने से वो डिसॉल्व हो जाता है। सेकेंडरी अमाइन रिएक्ट करेगा तो वो एक ऐसा सब्सटेंस बनाएगा जो एसिडिक नहीं है, तो वो बेस में डिसॉल्व ही नहीं होगा। और टर्शरी अमाइन तो रिएक्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है डिस्टिंग्विश टेस्ट। और जो पेपर में 3 मार्क का क्वेश्चन आया है ना, बताता हूँ वो कहाँ है, तुम्हारे बुक में ही है।
ये देखो, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आया बोर्ड के पेपर में, सेम क्वेश्चन, पेज नंबर 294 पे। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथाइलमाइन, डाइमिथाइलमाइन एंड ट्राइमिथाइलमाइन बाय हिंसबर्ग्स टेस्ट। तो आपको ऐसा ही करना है जैसा मैंने लिखा है, बट उधर पे अमाइंस अलग है, मैंने इथाइलमाइन लिया है, उन्होंने मिथाइल पे पूछा है, बट करना ऐसे ही है। तो अगर ये क्वेश्चन आया तो ये 3 मार्क्स के लिए आएगा। ओके, हो गया। आजकल उसको भी यूज कर सकते हैं, हाँ। क्या, इसी रिएक्शन में पैराटोलुइन जो लिखा है ना उसके अंदर, हाँ, वो आजकल उसको भी यूज कर सकते हैं इसके जगह पे। उसका मतलब वो जो रिएजेंट है ना, वो रिएजेंट जो है वो बेटर, इससे बेटर रिएक्टिविटी है उसकी, इससे बेटर रिएक्टिविटी है उसकी, इसीलिए उसको यूज कर सकते हैं, ऐसा बुक में एनसीईआरटी में लिखा है, समझा। हाँ, मतलब एंट्रेंस में पूछ सकते हैं ऐसा कि हाँ बेंजीन सल्फोनिल का ऑल्टरनेटिव क्या है। नहीं, रिएक्शन में नहीं देंगे, रिएक्शन में नहीं देंगे, वो खाली ऐसा पूछेंगे कि उसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है। चलो भाई नेक्स्ट। चलो इधर ध्यान दो। अभी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, अब तक ये कई कई बार रिपीट हो चुका है। अब ये, हाँ, अब ये लास्ट है क्योंकि ऑर्गेनिक खत्म होने वाला है। तो अमाइंस जो है ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन दिखाता है। हमने शायद एनिलीन का रेजोनेंस ड्रॉ किया था पहले। रेजोनेंस में हमने देखा कि एनिलीन के ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो वहां पे मैंने एक स्टेटमेंट भी लिख के दिया था नोट्स में कि जो NH2 ग्रुप है, NH2 इज अ पावरफुल एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ये लिख के दिया था मैंने, क्योंकि अपने को इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन करवाना है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पे सब्स्टिट्यूट होता है एनिलीन के अंदर। ओके, तो अभी हम लोग वही जो रिएक्शन पहले कर चुके थे, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, वही सब रिपीट करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो रिएक्शन हमको दिया है फर्स्ट वाला, उसका नाम ब्रोमिनेशन है। तो ब्रोमिनेशन में हम किसका सब्स्टिट्यूशन करते हैं? ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन करेंगे एरोमेटिक रिंग पे। अब देखो यहाँ पे ना एनिलीन से स्टार्ट होगा सारा रिएक्शन, क्योंकि अपना एरोमेटिक कंपाउंड एनिलीन है। तो अपन स्टार्ट करेंगे एनिलीन से, NH2, ये रिएक्शन बोर्ड का ही है, प्रीवियस ईयर का, और ये एंट्रेंस में भी आ चुका है, तो इसको याद रखो। इधर लिखते हैं ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर। सी वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है, ब्रोमीन एक्चुअली में लिक्विड होता है, उसको अपन ने पानी में डिसॉल्व किया है। तो पानी क्या है? पोलर सॉल्वेंट है, और ब्रोमीन नॉन पोलर है। तो पोलर सॉल्वेंट क्या करता है? वो ब्रोमीन के अंदर पोलैरिटी जनरेट करता है, ठीक है। ब्रोमीन वाटर से ब्रोमीन आएगा। अब ये जो ब्रोमीन है, इसका सब्स्टिट्यूशन जो है ना, वो कुछ ऐसा होगा।
ये देखो, ऑर्थो पे भी Br लगेगा और पैरा पे भी, ये प्रोडक्ट बनता है। अब ये जो प्रोडक्ट है इसका बाय प्रोडक्ट आएगा 3HBr। ये जो प्रोडक्ट बना इसका नाम है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ये बनेगा साइलेंट फ्रॉम एनिलीन। और ये जो ट्राइब्रोमो एनिलीन बना ना, ये एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। अब देखो, ये रिएक्शन तो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिएक्शन तो हो रहा है, लेकिन अभी एक इधर पे क्वेश्चन ये है कि ब्रोमीन का मोनो सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं हुआ, है ना? नहीं नहीं नहीं, सुनो इधर ध्यान दो। अभी ब्रोमीन का मोनो सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं हुआ, मतलब एक जगह कोई ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं हुआ, या तो ऑर्थो या तो पैरा पे? उसका रीजन है ना, उसका रीजन ये खुद है। मैंने कुछ ऊपर वर्ड लिखा है, देखो। मतलब ये NH2 ग्रुप इतना पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप है कि इसके अटैच होने से बेंजीन की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके वजह से ना सब्स्टिट्यूशन एक बार पे रुकता नहीं है, फिर वो दूसरी बार भी हुआ, फिर तीसरी बार, से 3 बार सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब हमारे को नेक्स्ट क्वेश्चन ये सोचना है कि अगर हमको ऐसा ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट नहीं चाहिए, हमको मोनो सब्स्टिट्यूटेड चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए पहला आंसर ये मिलता है कि NH2 ग्रुप का जो पावरफुल नेचर है उसको कम करो, उसका एक्टिवेटिंग पावर कम करो, जिससे क्या हो जाएगा, इसका एक्टिवेटिंग पावर कम हुआ ना तो बेंजीन की रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो फिर वहां पे ना मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनने के चांसेस है। ठीक है, तो ये तो हम लोग बना सकते हैं एग्जाम में, जब हमको ऐसा लिख के आया ना व्हाट। अभी देखो इस पे क्वेश्चन बता देता हूँ, क्वेश्चन क्या आएगा। वो लोग पूछेंगे व्हाट इज द एक्शन ऑफ ब्रोमीन वाटर ऑन एनिलीन। तो ब्रोमीन वाटर लिख के आया तो प्रोडक्ट यही बनाना है, याद रखो। लेकिन अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड बनाना है तो फिर उसका तरीका अलग है, कोई मैं सिखाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। ये हो गया लिख के। अब देखो यहाँ पे 2-3 पॉइंट लिखना है। पहला पॉइंट है टू गेट अ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, फर्स्ट we need to decrease the activating power of NH2 ग्रुप। हाँ, अब इस क्वेश्चन का पहले तो आंसर कि भाई कैसे अपन उसके पावर को कम कैसे करेंगे, तो उसमें लिखा है, ध्यान देना इधर, स्टेप नंबर 1। उसके लिए जो फर्स्ट स्टेप करना है ना वो है एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन। पहला काम ये करना है, मतलब पहले सब्स्टिट्यूशन नहीं, पहले एसिटाइलेशन करें। अभी तुम बोलोगे एसिटाइलेशन में क्या होता है, बहुत बार कर चुके हैं, असाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन। अभी देखो इधर एसिटाइलेशन में क्या होता है, अभी जैसे ये मेरे पास NH2 है, हाँ, एसिटाइलेशन में हम एक एसिटाइलेटिंग एजेंट डालते हैं, जैसे एसिटाइल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड, है ना। तो अभी मान लो मैंने एसिटाइल क्लोराइड डाल दिया, चलो ये मैंने डाला, ये एसिटाइलेशन ही कर रहा हूं मैं भी, ठीक है। इससे क्या होगा, यहां से HCl निकलेगा, ये देखो HCl निकलेगा, ध्यान दो इधर, भगा दूंगा बाहर में। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है ना ये एक अमाइड है, दिस इज अमाइड। अमाइड बनने से ना इसका एक्टिवेटिंग पावर कम हो गया, हम उसको अमाइड में कन्वर्ट कर रहे हैं।
ताकि उसका पावर कम हो। अभी क्यों पावर कम हो रहा है अभी सुनो। ये देखो यहां पे ना रेजोनेंस है, यहां पे कॉन्जुगेशन है, देखो पाई सिग्मा लोन पे ऐसे जाएगा ये। अगर यहां रेजोनेंस हुआ तो फिर जो अगला स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, एन एच, इधर डबल बॉन्ड आएगा, फिर सी आएगा, सिंगल बॉन्ड ओ आएगा, यहां माइनस आएगा CH3 और इधर है ना प्लस आएगा। एक्टिवेटिंग पावर कम करने का मतलब है कि उसका जो लोन पेयर है उसको बेंजीन के साथ रेजोनेंस करने से रोकना है। गणेश ध्यान दे, जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ना उसका रेजोनेंस अगर बेंजीन के साथ हो गया, अगर इसका रेजोनेंस बेंजीन के साथ हो गया तो बेंजीन की रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो बेंजीन की रिएक्टिविटी को बढ़ाना नहीं है, तो उसके लिए पहले इसका एसिटाइलेशन कर देंगे, इससे वो बनेगा अमाइड। और अमाइड के केस में क्या हो जाता है, द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम is in conjugation with कार्बोनिल ग्रुप, बराबर है कि नहीं। और ऐसा होने से नाइट्रोजन का लोन पेयर की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है नाइट्रोजन के ऊपर वो कार्बोनिल की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, जिससे उसका एक्टिवेटिंग पावर कम हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये है एक्चुअल पॉइंट कि अपने को करना क्या है। तो अपने को पहले तो एसिटाइलेशन करना है, एसिटाइलेशन से वो अमाइड बनेगा, अमाइड बनने के बाद जो लोन पेयर है ना वो कॉन्जुगेशन में आ जाएगा कार्बोनिल ग्रुप के साथ, जिसके वजह से आपका जो ये ग्रुप है अभी NH ये लेस एक्टिवेटिंग हो जाएगा, क्योंकि प्लस का चार्ज आ गया उस पर, समझा कि नहीं, प्लस का चार्ज आ गया। तो ये करना जरूरी है। अगर ऐसा करेंगे तो फिर हम अपना जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है वो बना पाएंगे। ठीक है, ये करने के बाद लास्ट ये पहला स्टेप ये करना है। फिर उसके बाद ये हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में जो भी सब्स्टिट्यूशन हमको करना है, डिजायर्ड सब्स्टिट्यूशन जो भी करना है, ब्रोमीन डालना है, क्लोरीन डालना है, वो करना है स्टेप नंबर 2 में। और फिर आएगा आपका स्टेप नंबर 3, जहां पे आपको एसिड या फिर बेस हाइड्रोलाइसिस करना है, दोनों में से कोई एक, टू रिटेन NH2 ग्रुप। समझा कि नहीं। अबे NH2 ग्रुप वापस रिटेन करना है लास्ट में, तो उसके लिए हाइड्रोलाइसिस करके रिटेन कर ले, क्यों अपना काम हो गया ना, अपन ने सब्स्टिट्यूशन करवा दिया, तो मोनो सब्स्टिट्यूशन करवा दिया, अब NH2 वापस रिटेन करो, तो उसके लिए हाइड्रोलाइसिस करना पड़ता है। तो ऐसे 3 स्टेप लगते हैं। पहले एसिटाइलेशन करेंगे, अमाइड बनाएंगे, अमाइड बनाने के बाद उसका सब्स्टिट्यूशन करेंगे, सब्स्टिट्यूशन होने के बाद वापस से एसिड या बेस का हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, जिससे NH2 ग्रुप रिटेन हो जाएगा और तुमको मिलेगा मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ठीक है, लिखो जल्दी। अभी मोनो सब्स्टिट्यूटेड का रिएक्शन बताता हूँ कैसे करना है। क्या हो गया कृष्णा, तुम कंटिन्यूअसली पीछे देख रहे हो, फिर वो उधर देख रहा है, वो उधर देख रहा है, क्या चालू है। सीधा बैठो सब लोग। तुमको कायरोप्रैक्टर के पास भेजना पड़ेगा। तुम्हारी पीठ है ना, तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड घुमा हुआ है ना, पीछे जाती है तुम्हारी हड्डी, बार बार पीछे देखते रहते हो। हाँ, पहले तेरे को भेजते हैं ना, बोनी तेरे से करते हैं। हो गया। क्या
NH2 ग्रुप इज अ पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप, वो है, कोई रीजन है। नहीं नहीं, अरे अरे हर फंक्शनल ग्रुप का नेचर अलग होता है, सेम रीजन हर जगह तो ही चिपकाएंगे। लिखो इधर, ध्यान दो, अभी इस बार हम लोग मोनो सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले NH2 ग्रुप जो है इसका हम लोग एसिटाइलेशन करेंगे। तो यहां पे ना या तो CH3COCl लिखो या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड लिखो, क्योंकि तुम्हारे बुक में शायद एसिटिक एनहाइड्राइड लिखा है और ऐसा ना pyridine लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें भी तो असाइल ग्रुप है ना CH3CO। अब इससे क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, H रिप्लेस करना है और अमाइड बनाना है, अमाइड। तो बेंजीन के ऊपर आएगा NH NHC डबल बॉन्ड O CH3, देखो ये अमाइड बन गया। अब अमाइड बनने के बाद मैंने बोला था जो सब्स्टिट्यूशन करवाना है वो करेंगे। तो यहां पे लिखना है अभी ब्रोमीन Br2 इन एसिटिक एसिड। देखो एक और चीज किया इन्होंने, यहां पे इन्होंने वाटर के जगह पे एसिटिक एसिड एज अ सॉल्वेंट ले लिया, जो कि पानी से कम पोलर है। तो एक और चीज चेंज हो गई, क्योंकि पानी इज अ हाईली पोलर सॉल्वेंट। अब यहाँ पे पोलैरिटी कम हो गई है सॉल्वेंट की, ठीक है। अब आपका ब्रोमीन ऑर्थो और पैरा दोनों पे सब्स्टिट्यूट कर सकता है, बट आप सबको मालूम है मेजर प्रोडक्ट बनाना है, कौन सा बनेगा, पैरा। तो अपन मेजर प्रोडक्ट ही बनाएंगे डायरेक्ट। तो यहाँ पे हमको लिखना है NHC डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ पे ना Br अटैच कर दो पैरा पे। एंड देन फाइनली जो मैंने बोला एसिड या फिर बेस हाइड्रोलाइसिस, इधर है ना H प्लस लिखो या OH माइनस लिखो, हाँ कोई एक चीज लिखो, या तो H प्लस लिखो और OH माइनस, कुछ भी चलेगा। यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस पे आपको खाली इतना ही करना है कि ना इधर NH2 रिटेन कर लेना है बस। और ये Br आ गया। अब इनके नाम बताता हूं। तो सबसे पहला तो एनिलीन, एनिलीन के बाद जो बना उसका नाम है एसिड एनिलाइड, अमाइड है ये, एसिड एनिलाइड। फिर एसिड एनिलाइड से बना पैरा ब्रोमो एसिड एनिलाइड, और लास्ट में बना पैरा ब्रोमो एनिलीन। ये है आपका रिएक्शन मोनो सब्स्टिट्यूटेड। अगर एग्जाम में ये लिख के आया ना कि व्हाट इज द एक्शन ऑफ ब्रोमीन इन एसिटिक एसिड, तो फिर तुम्हारे को ये वाला रिएक्शन करना है। और अगर लिख के आया ब्रोमीन वाटर, तो फिर वो जो पहला वाला किया है जहाँ पे 3 Br सब्स्टिट्यूट होता है, ठीक है, दोनों में फर्क है। तो याद रखो ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बनाने के लिए ब्रोमीन इन एसिटिक एसिड के पहले क्या करना पड़ेगा, एसिटाइलेशन, ये कंपलसरी है। पिरिडीन क्यों डाला है समझ में आ जाना चाहिए, बाय प्रोडक्ट में एसिड बनेगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। हाँ तो भी एसिड ही है ना वो, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए तो पिरिडीन डाल रहे हैं। कौन सा, वो सेपरेट है ना, वो तो सॉल्वेंट उसमें डिसॉल्व करके डाला गया है इसको। हाँ इधर जो बाय प्रोडक्ट बनेगा वो इतना सारा थोड़ी बनेगा कि वो ब्रोमीन को डिसॉल्व करे। कहाँ पे, नहीं, कार्बन डाइसल्फाइड इज अ वेरी लो पोलैरिटी वाला सॉल्वेंट, उतना लो पोलैरिटी वाला नहीं चाहिए। कर सकते हैं बट उतना बेटर रिएक्शन नहीं होएगा। एसिटिक एसिड उससे बेटर सॉल्वेंट। हो गया, चलो सेकेंड रिएक्शन नाइट्रेशन है क्या, क्या नाम है सेकेंड का, नाइट्रेशन ही है। अब नाइट्रेशन भी हम आई थिंक तीसरी चौथी बार रिपीट कर रहे हैं। कौन से ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होता है नाइट्रेशन में,
NO2 ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, तो मैं आपको अगेन यहाँ पे दो मेथड बता रहा हूं। पहला वाला जो मेथड है ना, इसमें उसको हम लोग लिखते हैं डायरेक्ट नाइट्रेशन। अब देखो डायरेक्ट नाइट्रेशन में क्या होता है, इसमें जब एनिलीन में नाइट्रेटिंग मिक्सचर डालते हैं, व्हाट इज नाइट्रेटिंग मिक्सचर? हाँ, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और हीट। ये भी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा है। अब क्यों पूछा है देखो, इधर पे है ना तीन प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तीन डायरेक्ट नाइट्रेशन में तीन प्रोडक्ट्स बनते हैं। सबसे पहले पैरा पोजीशन पे NO2 लिख रहा हूं मैं, फिर उसके बाद मेटा पोजीशन पे लिख रहा हूं, और उसके बाद ऑर्थो पोजीशन पे। ओके, कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं यहां पे? डायरेक्ट नाइट्रेशन पे हमको तो तीन प्रोडक्ट मिल रहे हैं, जबकि दो ही मिलने चाहिए थे। कौन से दो? हाँ, मेटा आ गया ना, इस पे गिव रीजन भी आया है, जो मैंने तुमको बेसिसिटी पढ़ाने के टाइम सिखाया था। देखो अभी इस वाले का नाम, फर्स्ट वाले का नाम है पैरा नाइट्रो एनिलीन, सेकेंड वाले का नाम है मेटा नाइट्रो एनिलीन, एंड थर्ड वाले का नाम है ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन। ओके, हाँ, अब देखो इस पे क्वेश्चन ये है कि जब इनका परसेंटेज ऑफ यील्ड निकाला गया, यील्ड का परसेंटेज, तो पैरा नाइट्रो एनिलीन का परसेंटेज था 51, इट वाज 51%। मेटा का परसेंटेज था 47 और बचा हुआ 2% ऑर्थो था। देखो मेजर तो पैरा ही है, लेकिन 47% जो मेटा बना वो काफी ज्यादा बन गया है, जबकि एनिलीन मेटा डायरेक्टिंग होता नहीं है। बराबर है, इसका रीजन पूछा गया था कि भाई एनिलीन तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो फिर नाइट्रेशन में मेटा नाइट्रो एनिलीन क्यों बनता है, उसका रीजन। तो उसका रीजन ये है कि मैंने तुम्हारे को बताया था कि अगर एनिलीन को स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में रखा गया, ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम है क्योंकि दोनों के दोनों एसिड है, तो इसका हो जाएगा प्रोटोनेशन। अगर इसका प्रोटोनेशन हुआ, ये बनेगा NH3+, और मैंने ये शायद नोट्स में लिखवाया भी है कि एनिलीनियम आयन जो होता है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है। ये मेटा डायरेक्टिंग अंदर बनता है, मतलब इधर अंदर NH3+ बनता है, जिसके वजह से आपको 47% मेटा नाइट्रो एनिलीन मिल रहा है। समझ में आ गया? अभी वो लिखेंगे रीजन में, ले लिख लो इतना। ये मैंने बेसिसिटी के टाइम सिखाया था, और उसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो भी बताया था। हो गया? तो देखो एग्जाम में अगर डायरेक्ट नाइट्रेशन लिखा है ना, डायरेक्ट नाइट्रेशन ऐसा लिखा, तो ये वाला करना है। और कितने प्रोडक्ट बनाने? तीनों प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे, पैरा, मेटा और ऑर्थो। ऑर्थो का परसेंटेज तो बहुत ही कम है, 2% बन रहा है उसमें। हाँ, अभी रीजन समझो क्या बोला मैंने। एक क्वेश्चन बना देता हूं मैं यहां पे कि इन, या फिर ऐसा लिखो, वाई मेटा नाइट्रो एनिलीन is formed in appreciable quantity. In nitration, या फिर ऐसा लिखो,
हाँ डायरेक्ट नाइट्रेशन लिखो, इन डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। ये क्वेश्चन है भाई। एप्रिशिएबल क्वांटिटी मैंने इसलिए लिखा बिकॉज 47% मतलब अच्छी खासी क्वांटिटी में बन रहा है, ठीक है, ऐसा तो नहीं कि एकदम नेग्लिजिबल बन रहा है, 47% तो ज्यादा हो गया। तो वही लिखा है कि एप्रिशिएबल क्वांटिटी में क्यों बन रहा है। अभी दर्शील और आगे अभिजीत, तुमको अभी मैंने हिलते हुए दिखा, तुम जाओगे सर के पास। देखो इधर, अभी ये आपका NH2 है बराबर। अब जब आप इनको स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में डाल रहे हो विच इज कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2O4, तो याद रखो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में प्रेजेंट है, बराबर है। अब स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में क्या होगा, ऑब्वियसली ये जो आपका NH2 है इसका हो जाएगा भाई प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन होगा। अब प्रोटोनेशन होगा तो ये बनेगा NH3 प्लस। अब NH3 प्लस का नाम भी मैंने बताया था, एनिलीनियम आयन, ठीक है, जो कि एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ठीक है, तो ये याद रखना है। तो इसको अगर स्टेटमेंट में लिखना है तो ऐसा लिख सकते हैं, इन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम, इन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम the NH2 group of aniline gets protonated to form anilinium ion which is a meta directing group. And hence a considerable amount of meta nitroaniline is formed in the reaction. ये रीजन में लिख सकते हो, ठीक है। तो अभी इसमें भी अपने को मोनो सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, तीन तीन प्रोडक्ट नहीं बनना चाहिए ना। अब देखो मोनो सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या करेंगे, वही वाला मेथड जो इसके पहले सिखाया था। तो सबसे पहले एनिलीन का क्या करना है, एसिटाइलेशन, वहीं से स्टार्ट करो वापस। NH2 एरो पे
एसिटिक एनहाइड्राइड पिरिडीन, इसका एसिटाइलेशन कर देंगे। NH C डबल बॉन्ड O CH3। पहला स्टेप सेम है। अब करेंगे नाइट्रेशन, ठीक है। तो अब जब नाइट्रेशन करेंगे ना, तो उधर पे कंडीशन वही रहेगी, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड, तुम्हारे बुक में टेम्परेचर लिखा है, अगर याद रहेगा तो लिख देना, नहीं याद रहेगा तब भी चलेगा, 288 केल्विन, ठीक है। और फिर नाइट्रेशन होगा। अब जो नाइट्रेशन होगा वो ऑब्वियसली अपन मेजर प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो मेजर कौन सा है, पैरा प्रोडक्ट है, तो नाइट्रो को पैरा पे अटैच कर देंगे। NO2 और फाइनली वही हाइड्रोलाइसिस करना है, एसिड या फिर बेस हाइड्रोलाइसिस, जिससे आपका NH2 ग्रुप क्या हो जाएगा, रिटेन हो जाएगा। ये हो गया प्रोडक्ट। तो मोनो सब्स्टिट्यूशन यहां पे भी हो सकता है। सो एनिलीन, इसका नाम एसिड एनिलाइड, इसका नाम पैरानाइट्रो एसिड एनिलाइड, और इसका नाम है पैरानाइट्रो एनिलीन, ठीक है। तो ये है भाई अपना, ये PYQ है, ऐसा गिव रीजन है, ये गिव रीजन में आएगा 2 मार्क्स के लिए। और यहाँ पे एक चीज ऐड भी कर लो, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप तो है ही, उसके साथ साथ है ना, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं होता है, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका नाइट्रेशन। अब बचा है लास्ट में सल्फोनेशन। ये सब 2-2 मार्क्स के रिएक्शन है। सही डिसीजन लिया, बताऊंगा मैं तेरे को। इधर बैठे हैं सही फिर तो क्या चल रहा है भाई अभिजीत? अच्छा, अभी मेरे को मत बोलो, कुछ कुछ नहीं चल रहा है। वही मेटा नाइट्रोएनिलीन, टार 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 मतलब ब्लैक, जैसा वो डांबर होता है ना, उस तरीके का प्रोडक्ट बनता है। टैरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट वही होता है। मेटा नाइट्रोएनिलीन जो बना ना वही है, NCERT वाले लिखते हैं वो सब। हाँ, टैरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इन एडिशन टू नाइट्रो डेरिवेटिव, तो टैरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट वही है। मतलब इनके बहुत सारे इस रिएक्शन में डायरेक्ट नाइट्रेशन में ना बहुत सारे और बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, वो दिखाते नहीं अपन वहाँ, इसलिए डायरेक्ट नाइट्रेशन नहीं करते। ऐसा वाला करेंगे तो एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। हो गया? चलो तीसरा रिएक्शन है सल्फोनेशन। और ये तुम्हारे चैप्टर का लास्ट रिएक्शन भी है। सल्फोनेशन, चलो ध्यान दो, सल्फोनेशन भी हम पहले कर चुके हैं। इसके लिए सल्फ्यूरिक एसिड लगता है, SO3H ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन करवाना है, ठीक है। अभी यहाँ पे है ना
डायरेक्ट रिएक्शन है, ध्यान दो। NH2 ग्रुप एसिडिक है क्या बेसिक है? बेसिक है ना एनिलीन। अब अगर हम बेस में एसिड ऐड कर देंगे H2SO4, कौन सा वाला भाई? हाँ, इसको अपन ऐसा भी लिखते हैं, मतलब जरूरी नहीं ऐसा, एक और तरीके से भी लिखते हैं इसको, ऐसा भी लिखते हैं, कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। इसका मीनिंग ये होता है कि यहाँ पे आपको हीटिंग नहीं करना है, ठीक है। अभी एकदम सिंपल सा रिएक्शन है, ये बेस है, ये एसिड है, सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट बनेगा इधर। अब सॉल्ट कैसे बनेगा? ये H+ रिलीज करता है, तो ये प्रोटोनेट हो जाएगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा, इनका जो सॉल्ट बनने वाला है, उसमें है ना, ये देखो, ये हो जाएगा आपका NH3+HSO4-, ऐसा बनेगा, ठीक है। इसको अपन नाम बताऊंगा लास्ट में कैसे लिखेंगे। अब इसके बाद क्या करना होता है, इसमें फिर से हमारे को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालना है अगेन, बट इस बार है ना इसको हीट करना है, और वो हीटिंग का टेम्परेचर अपने बुक में लिखा है 453 से 473 केल्विन। अब इस बार ना ये सॉल्ट जो है ये एक प्रोडक्ट देगा हमको, और वो प्रोडक्ट NH2 और यहां पे SO3H आ जाएगा, ठीक है। NH2 बचेगा इधर और यहां SO3H आएगा ड्यू टू हीटिंग। ये एसिड बहुत ही काम का है, और इसी एसिड को हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, अभी ध्यान देना, बता रहा हूं कैसे लिख सकते हैं। ये एक यूनिक कंपाउंड है, यूनिक कंपाउंड क्यों है? मुंह बंद करो जरा। क्योंकि एक ही कंपाउंड में एसिडिक और बेसिक ग्रुप प्रेजेंट है। ये एसिडिक है, ये बेसिक है। जब एक ही कंपाउंड में एसिडिक और बेसिक ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उसमें से बेसिक ग्रुप को एसिड ग्रुप क्या कर देता है? प्रोटोनेट। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है NH3+ और SO3-। इसको हम बोलते हैं ज्विटर आयन, या फिर इसका एक और नाम है डाई तो ये तब बनेगा ज्विटर आयन जब एसिडिक और बेसिक ग्रुप साथ में प्रेजेंट होगा और उनके बीच में रिएक्शन होगा, सेम मॉलिक्यूल में होना चाहिए एसिड और बेस, तब जाके बनेगा ज्विटर आयन, ठीक है। तो क्या बेंजीन है? क्या बेंजीन है? वो मोदक है वो? सच में? हाँ, फीवर। ला के दे तो खाए ना अपन। क्या बोलते हैं? सुबह सुबह क्यों नहीं आया? पढ़ने क्यों नहीं आया? हाँ? मैं कहाँ पे था? उसको वीकेंड बोलते हैं। वेकेशन वेकेशन थोड़ी था। जो तेरा पेपर चेक करेगा ना खुद को फांसी लगा लेगा, बोले इससे अच्छा मैं मर जाऊं। बेंजीन, ऐसा बेंजीन मैं देख नहीं सकता।
बीवी को बोलेगा बस आज मैं जा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा बेंजीन अभी बेंजीन बनाते हुए 3 महीने हो गए। ये बोर्ड का ही क्वेश्चन है। गिव रीजन है, गिव रीजन, गिव रीजन है। एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन यूजिंग एनहाइड्रस AlCl3। हम लोग ने शायद फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन क्लोरोबेंजीन का भी किया था, फिनॉल का भी किया हुआ है, एनिसोल का भी किया है, लेकिन यहाँ पे फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन होता नहीं है। उसका रीजन हमको बताना है, तो उसका रीजन ये है कि अभी देखो एनिलीन जो है ना, एनिलीन एक लुईस बेस है कि नहीं? NH2 ग्रुप है ना, तो ये लुईस बेस है। और अगर तुमने इसमें AlCl3 डाला तो आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ाया था ये लुईस एसिड है, तो बेटा यहाँ सब्स्टिट्यूशन नहीं होने वाला। यहाँ पे ना NH2 इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। एक्चुअली फ्रीडल-क्राफ्ट में होता क्या है, AlCl3 तो कैटलिस्ट होता है, यहाँ पे उल्टा हो जाता है, ये रिएक्ट करता है इसके साथ, और जब ये रिएक्ट करेगा तो एसिड बेस का रिएक्शन होगा। अब एसिड बेस का रिएक्शन होगा तो सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा बोलो? NH2 अपना लोन पेयर इधर शेयर करेगा तो ये प्लस हो जाएगा, AlCl3 माइनस। तो बेसिकली यहाँ पे हो रहा है फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, समझा? फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट हो रहा है। तो फिर सब्स्टिट्यूशन कहाँ से होगा? नहीं होगा, क्योंकि आपका NH2 तो NH2 प्लस बन चुका है। लुईस एसिड बेस का रिएक्शन होता है इनके बीच में, याद रखो। AlCl3 लुईस एसिड है, मैंने बहुत पहले बोला है। AlCl3 लुईस एसिड है, जब अपन आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे, क्योंकि लुईस एसिड में जो सेंट्रल एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए, है ना? ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, तभी जाके ऐसा कुछ बनेगा। चाहिए तो इसका स्टेटमेंट लिख लो, बताता हूं मैं, रीजन बताता हूं, लिखो। ये तो रिएक्शन हो गया, लिखो। मैं एक रीजन बोलता हूं इसका, पेपर में लिख सकते हो ये, हाँ? उसमें लिखो एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। Aniline does not undergo Friedel-Crafts reaction because the Lewis acid catalyst undergo Friedel-Crafts reaction because the पब्लिक को फास्ट लग रहा है। Lewis acid catalyst because the Lewis acid catalyst anhydrous AlCl3, Lewis acid catalyst anhydrous AlCl3 forms a complex with the basic aniline
forms a complex with the basic aniline basic है ना, creating a positively charged nitrogen atom. क्रिएटिंग अ पॉजिटिवली चार्ज है ना, प्लस का चार्ज आया ना, फुल स्टॉप. दिस पॉजिटिव चार्ज ऑन द नाइट्रोजन एटम, दिस positive charge on the nitrogen atom strongly deactivates the aromatic ring, strongly deactivates the aromatic ring by reducing its electron density, thereby preventing the electrophilic aromatic substitution from occurring. Preventing the electrophilic aromatic substitution from occurring. मतलब अगर ये बन गया ना सॉल्ट इधर, तो नाइट्रोजन पे प्लस आ गया, अब ये एक्टिवेटिंग नहीं है, डीएक्टिवेटिंग हो गया है. अब ये जब डीएक्टिवेटिंग हो गया तो फिर रिंग पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होने वाला. समझ में आ गया? फ्रॉम अकरिंग, समझा? तो यहां पे हो गया तुम्हारा अमाइन खत्म, और इसी के साथ लेक्चर नहीं, ऑर्गेनिक खत्म. अभी तो मैं एमसीक्यू करवाऊंगा इसके. तो भाई तुम्हारे जो क्या बोलते हैं बुरे दिन खत्म हो गए. अभी तो बेटा थर्मो आने वाला है, फिर अभी फिजिकल के 2 चैप्टर पढ़ाने बाकी है, थर्मो और सॉलिड स्टेट, फिर फिजिकल खत्म, फिर लास्ट में इनऑर्गेनिक बचा. तो सितंबर में ऑर्गेनिक खत्म हो गया, थोड़ा लेट हो गया, जल्दी खत्म होना चाहिए था. हाँ तो तुम भी तो गधे जैसा लिखते हो ना, स्लो. तो अभी अपने को बोर्ड्स की तैयारी के लिए कितने महीने बाकी है काउंट कर लेना. तो उतने ही नहीं, कल ही एग्जाम है, कल ही है एग्जाम, कल ही है. अभी 4 महीने तुम्हारे हाथ में है दिसंबर तक, जिसमें तुम अपना ऑर्गेनिक और सुधार सकते हो. 4 महीने बहुत होते हैं. जिसको कुछ भी नहीं आता ना, अगर वो ईमानदारी से पढ़ेगा ना तो भी थोड़ा तो ऑर्गेनिक आ ही जाएगा. 25 मार्क नहीं तो 10 मार्क का तो लिख के आएगा कम से कम. सच बोल रहा हूँ. अभी इसके बाद तुम्हारे पास सिर्फ प्रैक्टिस करने का टाइम है ऑर्गेनिक, क्योंकि अभी क्या भाई, अभी सब थियरी सब्जेक्ट है. थर्मोडायनामिक्स तुमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है आधा, वही इधर पे रिपीट होने वाला है. आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम पढ़ा है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, वो पूरा कॉपी पेस्ट है इधर. आधा चैप्टर तो फिजिक्स का ही है, तुम्हारा हो चुका है. हाँ, तो वो आधा तो इधर हो गया. सॉलिड स्टेट बचा है, वो भी छोटा ही चैप्टर है,
फिर उसके बाद बचेगा इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक पूरा थियरी है, ओनली थियरी, वो तो रीड करके समझ में आता है। तो फिर लास्ट में वो मैंने बोला था छोटे मोटे चैप्टर बचेंगे, पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल, और 2-2 लेक्चर में खत्म हो जाते हैं। तो मेजर सिलेबस है ना अगले महीने के एंड में खत्म, अक्टूबर एंड में आपका मैक्सिमम सिलेबस खत्म होने वाला है। तो अभी तुम्हारे पास जो 4-5 महीने बचे इसमें तैयारी शुरू करो भाई। मैथ्स क्या क्या हो गया तुम्हारा अभी? जब मैं लेक्चर नहीं दे रहा था तब मैराथन चल रहा था ना मैथ्स का। कौन से कुछ नहीं समझ में आया, बोल। हाँ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया। ओ अच्छा, मतलब जो पास करवाने चैप्टर थे वो सब खत्म हो गए। हाँ नहीं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पे खत्म, क्योंकि वो ऐसे चैप्टर है जो कि तुम्हारे डूबती हुई नैया को पार लगा देंगे। मैट्राइसेस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ए और डी तो वैसे भी तुम्हारे दिमाग में नहीं गया होगा आधे लोगों के गया है। हाँ वही, मतलब वो सब चैप्टर तो हो गए ना। अभी इंटीग्रेशन स्टार्ट होएगा, क्या हो चुका है? फिर क्लास में ऐसी काली घटाएं छाएंगी, इंटीग्रेशन समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है बोर्ड पे, है ना। अब जिसको ट्रिग्नोमेट्री आता है अच्छे से, जिसको डिफरेंशिएशन आता है उसको इंटीग्रेशन आएगा। बेसिक्स जिसका स्ट्रॉन्ग रहेगा उसी को आएगा। तो अभी समझ लो, अभी जो बचा हुआ अभी टाइम बचा है 2-3 महीने का, सिलेबस खत्म होने वाला है। और फिजिक्स कितना हो गया? कितने हो गए? 6 चैप्टर, बड़े बड़े हो गए, बड़े वाले। इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, EMI नहीं हुआ, वेव्स बाकी है, इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन। संडे को टेस्ट है, अनाउंस कर दिया है मैंने, क्योंकि ऑलरेडी चैप्टर बहुत पहले हो चुका था। आज तो खाली ऐसे ही थोड़ा बहुत पढ़ाया है। तो संडे को टेस्ट है, क्वेश्चंस भी अपलोड कर दिया है, पढ़ाई करो। अल्डिहाइड कीटोन का टेस्ट नहीं हुआ है ना, उसके नेक्स्ट वीक होएगा, ठीक है। साइलेंट, क्वेश्चन पे ध्यान दो। ऑन किया तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लॉस इन मोलार मास व्हेन प्राइमरी अमाइन इज ऑब्टेन बाय हॉफमैन डिग्रेडेशन। तो मैंने तुम्हारे को हॉफमैन डिग्रेडेशन में क्या बताया था कि हम लोग अमाइड से स्टार्ट करते हैं। साइलेंट रहो, अभी ध्यान दो इधर। और उसमें हम ऐड करते हैं ब्रोमीन विथ KOH। पूरा थोड़ी लिखने का भी एंट्रेंस का पॉइंट है। तो ये पूरा ग्रुप निकलता है और अपने को मिलता है RNH2। तो लॉस ऑफ दिस ग्रुप हो रहा है ना, इस ग्रुप का मास पूछा है। तो बेटा इसमें कार्बन जो है उसका मास 12 है, ऑक्सीजन का मास 16 है, मतलब आंसर है 28 ग्राम। किधर है? समझ में आ गया? तो हॉफमैन, ओए मस्ती नहीं अभी आप फालतू का। हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम होते हैं, सिखाया था मैंने। तो उसमें मैंने बोला था कि कार्बोनिल ग्रुप हटा के NH2 इधर लगा देने का। तो इसी का मास पूछा उन्होंने, बिकॉज ये लॉस हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई Y इन दी फॉलोइंग रिएक्शन। अभी देखो सबसे पहले तो CH3Br में क्या ऐड किया है? KCN ना। हाँ ये रिएक्शन मैंने क्लास में भी करवाया था। तो KCN डालने से तो पहले क्या बनेगा? साइनाइड बनेगा ना, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक, ये तो X हो गया। उसके बाद लिखा है सोडियम इथेनॉल है, वो Na2 नहीं है, वो गलती से डाला है। सोडियम इथेनॉल
क्या बोला था मैंने, 4 नेशन हाइड्रोजन लगेगा इधर, रिडक्शन होएगा, प्राइमरी अमाइन बनेगा, CH3 CH2, 2 हाइड्रोजन इधर 2 हाइड्रोजन इधर ऐड करना है। सो दिस इज वाई। कहाँ है भाई प्रोडक्ट? ठीक है, इसका नाम क्या है भाई? इथेन या इथाइल अमाइन। हॉफमन एलिमिनेशन, हॉफमन एलिमिनेशन में क्या बनता है? अबे गधो, हॉफमन एलिमिनेशन में मैंने बोला था ये एक बीटा एलिमिनेशन है, और बीटा एलिमिनेशन में अल्कीन बनता है। हॉफमन्स एलिमिनेशन, एलिमिनेशन में अल्कीन बनता है, तो इसका आंसर सी है, क्वाटरनरी सॉल्ट से अल्कीन बनता है, ये वाला है। ये जो लिखा है ना, ये हॉफमन ब्रोमामाइड है, ये वाला कौन सा है? ये है हॉफमन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। भाई हॉफमन के बहुत रिएक्शन है इसमें, ये है आपका हॉफमन एलिमिनेशन। और ये वाला लास्ट वाला मेंडियस रिएक्शन, जहां पे साइनाइड का रिडक्शन होकर प्राइमरी अमाइन बनता है, तो अपना आंसर सी है। ये पता है कौन सा वाला रिएजेंट है? बोलो। डाइबल एच है ये, देखो ये IBU लिखा है ना, ये आइसोब्यूटाइल है, 2 टाइम्स डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अभी यहाँ पे पेंट 3 इनल है ना, तो पहले तो याद होना चाहिए कि डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड किसको रिड्यूस करने के काम आता है? हाँ बराबर, ये नाइट्राइल को रिड्यूस करता है अल्डिहाइड में, CHO में, और डबल बॉन्ड को कुछ नहीं करता है ना। तो अभी पहले देखते हैं, यहाँ पे पेंट 3 इनल है ना, ये पेंट 3 इनल बनाना पड़ेगा, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और इधर लिखा है H3O+। पेंट 3 इनल, 5 कार्बन, CHO, ठीक है, यहां पे डबल बॉन्ड आएगा, 3 इन है ना, तो 3 इन मतलब 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड। फिर यहाँ पे क्या आएगा? CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH, CH2। अच्छा, अगर मुझे ये कंपाउंड बनाना है तो मुझे कौन सा वाला A लगेगा यहाँ पे? तो देखो नाइट्राइल 2 जगह है, एक 2-3 जगह है, एक तो पेंटेन नाइट्राइल लिखा है, एक लिखा है पेंट 3 इन नाइट्राइल, एक लिखा है पेंट 3 इन अमाइन, ये तो नहीं हो सकता। फिर लिखा है पेंट 3 आइन नाइट्राइल, ये भी नहीं है। इन दोनों में से B है, क्योंकि अपने को नाइट्राइल चाहिए और डबल बॉन्ड भी चाहिए ना साथ में, तो नाइट्राइल और डबल बॉन्ड चाहिए, तो अपने पास ये आएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, ये बनेगा। ये आई थिंक अपने टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल है। कौन सा रिएक्शन है? एनिलीन से N2+ बन रहा है ना, हाँ,
डायजोनियम क्लोराइड है वो। हाँ, सी। क्या लगा और? ये जितने भी ए बोल रहे हैं ना, बहुत लोग बहुत जोश से ए बोल रहे थे। हाँ, तो इसका मतलब है कि उनकी आंख की रोशनी जा चुकी है। ठीक है, NaNO2HCl ये कितनी बार रिपीट हुआ है? सोडियम नाइट्राइट एंड HCl चाहिए। ये रिएक्शन का नाम है डायएजोटाइजेशन। जिन जिन लोगों ने ए बोला वो आंख के नहीं, वो ऑर्गेनिक के अंधे हो चुके हैं। उनको ऑर्गेनिक कभी जिंदगी में नहीं आने वाला। उनको ये नहीं समझ में आया कि वहां पे N2+ क्यों आया, यहाँ पे HCl लिखा हुआ है। सिर्फ लॉजिक की पुड़िया बना के नदी में डाल दिए। हाँ, तुम्हारी लैंग्वेज में जहां डाले होंगे डाल लेना। नेक्स्ट, which of the following compound is not obtained at any stage of Gabriel Thalamide synthesis? इनमें से कौन सा स्टेप उसमें नहीं आता है? अभी पहली बात तो प्राइमरी अमाइन हमारा प्रोडक्ट होता है। ये सॉल्ट बनता है और सॉल्ट के बाद ये बनता है एन अल्काइल थैलिमाइड। सी आंसर है। थैलिक एसिड जो होता है वो इस रिएक्शन में यूज ही नहीं होता कहीं, तो इसलिए वही लिखा है नॉट ऑब्टेन। ये पथेलिक नहीं है गणेश, बहुत चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था। हाँ, फिर डॉक्टर को बोलो मेरे को पनीमोनिया हो गया है, वो भी पी से स्टार्ट होता है। हाँ, निमोनिया का स्पेलिंग पी से आता है। बोलो है। ओके नेक्स्ट, ओए चुप बैठो। Which compound from the following contain nitrogen atom in its ring? अभी यहाँ पे अरे चुप बैठो, तुमको किसी का स्ट्रक्चर नहीं पता है, चुप बैठो, फालतू के बकवास कर रहे हैं। इसको बोलते हैं फ्यूरन। ऑक्सीजन होता है इसमें, ऑक्सीजन होता है रिंग में। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं इनको। ये जो ऑक्सीजन है इसको बोलते हैं हेट्रो एटम, जो रिंग का पार्ट होता है। थायोफीन जो है, थायो वर्ड इज फॉर सल्फर। ये थायोफीन है, इसमें भी नाइट्रोजन नहीं है। उसके बाद है THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। फ्यूरन और टेट्राहाइड्रोफ्यूरन में सिर्फ इतना ही फर्क है कि ये अनसैचुरेशन है इधर, ये सैचुरेटेड है, इतना ही है। इसके लिए इसको THF बोला है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। पाइरोल जो लिखा है ना, पाइरोल इज लाइक दिस, N होता है और इसके नीचे H होता है, इसको पाइरोल बोलते हैं। ये पाइरोल है। तो इधर जो लिखा उन्होंने नाइट्रोजन एटम किसमें होता है, तो पाइरोल में होता है। ये सब है ना हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड माने जाते हैं, जिसमें साइक्लिक रिंग के अंदर सल्फर, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन में से कोई एक एटम होना चाहिए। ये 11th में आता है, 11th में बेसिक प्रिंसिपल चैप्टर में। आधे लोग की तो 11th की याददाश्त ही खत्म हो गई रहेगी।
हाँ, विच फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अभी तुम्हारा अगर मस्ती नहीं बंद हुआ ना, अब लास्ट वार्निंग, सबको उधर मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ अभी 3-4 बेंच, तू भी बदरी कैसा डिसीजन ले ले जल्दी से जल्दी। हाँ अच्छा, तुम दोनों की मस्ती चालू है, तो फिर तू क्या कर रहा है, क्यों हंस रहा है? ओके नेक्स्ट, which from the following statement is not correct regarding Mendius reaction? तो मेंडियस में साइनाइड ग्रुप का अमाइन बनता है, पहला लिखा है इट इज यूजफुल फॉर प्रिपरेशन ऑफ RNH2, ये तो सही है। इन दिस अल्काइल साइनाइड्स आर रिड्यूस्ड, ये भी सही है। इन दिस सोडियम एंड इथेनॉल इज यूज्ड फॉर रिडक्शन, ये भी सही है। कार्बन एटम इज लॉस्ट, ये गलत है, मतलब यही आंसर है। नॉट करेक्ट बोला है ना, तो नॉट करेक्ट स्टेटमेंट ये है। ये तो बेसिसिटी का क्वेश्चन है। विच फ्रॉम द फॉलोइंग अमाइन हैव द हाईएस्ट पीकेबी वैल्यू? पीकेबी वैल्यू के लिए क्या कॉन्सेप्ट बताया था कि पीकेबी वैल्यू जितना लो रहेगा बेस उतना ही स्ट्रॉन्गर होता है, और पीकेबी वैल्यू जितना हाई रहेगा उतना ही वीकर बेस होता है। अब क्वेश्चन हाईएस्ट पीकेबी वैल्यू के ऊपर है, मतलब ये स्ट्रॉन्गर बेस पूछ रहा है क्या वीकर? इन चारों में से सबसे वीक कौन सा है? बराबर, एरोमेटिक अमाइन। मैंने तुमको ऑर्डर लिख के दिया था कि एलिफेटिक अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक होते हैं, यस, फिर उससे कम बेसिक कौन सा होता है? अमोनिया होता है, और सबसे लीस्ट बेसिक होता है अराइल अमाइंस। ये ऑर्डर लिख के दिया था मैंने, तो इसलिए अराइल अमाइंस का पीकेबी सबसे हाईएस्ट होता है, और मैंने बुक में बताया भी था 9.87 ऐसा कुछ नंबर होता है, सब वो हायर वैल्यू होते हैं उनके। फिर से आ गया, तो रिपीट हो गया। कौन सा है भाई मेंडियस रिडक्शन? सब टाइपिंग मिस्टेक है इधर। ये ना C2H5OH है, ये इथेनॉल है। सोडियम इथेनॉल के जगह लिथियम एल्यूमिनियम, यही आंसर है। सोडियम इथेनॉल। नेक्स्ट, चलो ये बताओ, साइनाइड में SnCl2HCl, ये भी मैंने बोला था कि ये बोर्ड्स में आया है। कौन सा रिएक्शन है ये? अबे पूरा स्टीफन है वो, पहला वाला क्या, पूरा रिएक्शन ही स्टीफन्स रिएक्शन है। वो अल्डिहाइड का रिएक्शन आ गया बीच में, बट वो है स्टीफन्स। साइनाइड का अगर स्टीफन्स रिएक्शन करते हैं तो अल्डिहाइड बनता है, तो इधर पूछा है बी ना, ये अल्डिहाइड होता है बेटा, RCHO। अरे पहले तो इधर लिखा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाओ ना, मतलब हायर पीकेबी वैल्यू से स्टार्ट करो। अब हायर पीकेबी जिसका होगा वो सबसे वीकेस्ट बेस होंगे, अब सबसे वीकेस्ट बेस से स्टार्ट करेंगे। बोलो,
देखो ये दोनों एलिफेटिक अमाइन है, तो एलिफेटिक अमाइन से ऑब्वियसली अमोनिया का पीके भी ज्यादा रहेगा क्योंकि वो वीकर बेस है। फिर उसके बाद प्राइमरी, सबसे लास्ट में सेकेंडरी क्यों है? सेकेंडरी अमाइन सब में सबसे ज्यादा बेसिक होता है, मतलब इसका पीके भी सबसे छोटा रहेगा, तो यही आंसर है। सबसे ज्यादा अमोनिया, फिर उससे कम प्राइमरी अमाइन, फिर उससे कम सेकेंडरी, तो पीके भी वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, समझा? तो बेसिसिटी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, बेसिसिटी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि जब आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपका पीकेबी का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, जितना वो डिक्रीज होगा उतना बेसिसिटी बढ़ेगी, इसलिए आपका सेकेंडरी अमाइन मोस्ट बेसिक होगा यहां पे। नेक्स्ट, which one of the following compound does not react with what is acetyl chloride? अभी आज ही यूज किया था ये, CH3C डबल बॉन्ड OCH। इनमें से कौन रिएक्ट नहीं करेगा इससे? हाँ बोलो बोलो जल्दी, इजी है ये रिएक्शन, हमने किया है और मैंने बोला भी है कि इस रिएक्शन में क्या होता है, H रिप्लेस होता है और असाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट होता है। तो H जिसके पास नहीं है, टर्शरी अमाइन, ये टर्शरी अमाइन डज नॉट रिएक्ट विद एसिटाइल क्लोराइड क्योंकि इसके पास कोई हाइड्रोजन एटम नहीं है। ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये तीनों इसके साथ रिएक्ट करेंगे, अमाइड बनता है, अमाइड अमाइड बनता है रिएक्शन से। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन कौन सा है भाई? हाँ बराबर, आइसोसाइनाइड टेस्ट, और मैंने क्लियरली लिख के दिया था दिस टेस्ट इज ओनली फॉर प्राइमरी अमाइंस, प्राइमरी अमाइंस के लिए है, और जो मेजर प्रोडक्ट इसमें बनेगा उसका नाम ही है आइसोसाइनाइड। तो क्या बनेगा इसमें से? अल्काइल आइसोसाइनाइड, RNC ये बनेगा, इसलिए तो उसका नाम है आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट, which of the following is a molecular formula of cyclohexyl amine? What is cyclohexyl amine? cyclohexyl amine बना दो इधर, आप काउंट कर लो कितने कार्बन है कितने हाइड्रोजन है। 6 कार्बन तो है ही, हाइड्रोजन है 2 4 6 8 10, इधर एक ही होगा 11 और इधर 2 13, कहाँ लिखा है 13? ये C6H13N, हेक्साइल बोला तो 6 कार्बन। अरे तो रिपीट हो गया, छोड़ दो इसको, वही है स्टीफन से भी। ये बताओ, which of the following does not have intermolecular hydrogen bonding? इनमें से किस में नहीं होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग? हाँ अरे इजी है यार, सी बराबर, टर्शरी अमाइन। अबे टर्शरी अमाइन में H ही नहीं है, मैंने बोला था इसमें डाइपोल डाइपोल होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी में पढ़ाया था। और ये देखो ये प्राइमरी अमाइन है, प्राइमरी अमाइन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, 2 H होते हैं ना। अलाइल अमाइन क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 NH2, इसमें भी होगा ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डाइफिनाइल अमाइन क्या होता है? C6H5NH C6H5, इधर भी तो H है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इधर भी होगा इधर भी होगा इधर भी होगा, इधर नहीं होगा, इधर डाइपोल डाइपोल होएगा, टर्शरी अमाइन नहीं है, इस पे H ही नहीं होता है। अब वापस बेसिक बताओ,
हाईएस्ट बेसिक स्ट्रेंथ किसका है? हाँ, हाईएस्ट बेसिक क्या ऑर्डर बताया था तुमको? पहले चेक करो, इधर ध्यान दो, ये इथाइल है, इधर भी इथाइल है, इधर भी इथाइल है, तो मैंने तुमको इथाइल का नंबर क्या बताया था? इथाइल का नंबर बताया था 231, मतलब सबसे ज्यादा बेसिक इसमें डाइथाइल अमाइन होगा, समझा कि नहीं? ये वाला C2H5 होल ट्वाइस NH, उसके बाद डी वाला ट्राइथाइल अमाइन, फिर उससे कम इथाइल अमाइन और सबसे कम अमोनिया। ये ऑर्डर है, और उन्होंने अपने को हाईएस्ट बेसिक स्ट्रेंथ पूछा था, तो हाईएस्ट किसका है भाई? सेकेंडरी अमाइन डाइथाइल अमाइन, ये वाला। ये कौन सा रिएक्शन है? ये तो हमने क्लास में किया हुआ है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयोडोमीथेन आर कंज्यूम्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन? वे आयोडोमीथेन इसको बोल रहे हैं, CH3I को। मुझे यहां से ये प्रोडक्ट बनाना है, तो CH3I के कितने मोल्स लगेंगे? प्रीवियस लेक्चर में जो हुआ था ना, उसमें करवाए थे, 4 लगेंगे गधो, एक तो इधर पहले से ही है, 4 कहां से लगेंगे भाई? ये रिएक्शन कौन सा है? हॉफमन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन है। 3 स्टेप लगता है इसमें। पहले प्राइमरी में डालेंगे तो सेकेंडरी बनेगा, फिर सेकेंडरी में CH3I डालेंगे तो टर्शरी बनेगा, फिर टर्शरी में CH3I डालेंगे तो सॉल्ट बनेगा। मतलब टोटल मिला के 3 मोल्स ऑफ आयोडोमीथेन लगेगा। 3 मोल्स, 4 मोल्स नहीं, 3 मोल्स लगता है। नेक्स्ट, Which of the following isomers has the highest boiling point? अब मैंने बॉइलिंग पॉइंट का भी कॉन्सेप्ट सिखाया था, और ये एग्जांपल उसी में से। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इनमें से कौन दिखाएगा? सब आइसोमर्स है, ये कौन दिखाएगा? बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताया था आइसोमर्स के लिए। प्राइमरी अमाइन आएगा सबसे हाईएस्ट, फिर उससे कम सेकेंडरी अमाइन, और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट टर्शरी। कौन है भाई प्राइमरी अमाइन? इधर 2 लोग है, 2 लोग है। नहीं, इथाइल डाइमिथाइल अमाइन तो टर्शरी हो गया, डाइथाइल अमाइन तो सेकेंडरी हो गया। ये टर्शरी है, ये सेकेंडरी, ये दोनों आंसर है ही नहीं। ये प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है। अब इनमें से ज्यादा किसका होगा? टर्ट ब्यूटाइल अमाइन जो है ना, वो ब्रांच्ड है। ये ऐसा है टर्ट ब्यूटाइल अमाइन। और एन ब्यूटाइल अमाइन कैसा है? हाँ, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट रहेगा हाईएस्ट? एन ब्यूटाइल अमाइन का होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट चेन अमाइन है, सरफेस एरिया ज्यादा होता है उसका। तो ये आंसर है एन ब्यूटाइल अमाइन। समझा? आइसोमर्स में ये ऑर्डर है। Which of the following amine on heating with chloroform? ओहो, ये भी बताया मैंने, ये लिख के दिया है फाउल स्मेलिंग। कोई तो मेरे को पूछा था कि सर फाउल स्मेलिंग क्या होता है? कौन सा रिएक्शन है बोलो, जल्दी बोलो। हाँ, रिएक्शन विथ क्लोरोफॉर्म जनरेट फाउल स्मेलिंग प्रोडक्ट। हाँ, अभी बुक पलटा रहे। पिछले 10 दिनों में कभी बुक नहीं, वैसे क्या पिछले साल में एक बार बुक नहीं निकाला? 10 दिन की क्या बात है? हाँ, ये मैंने बोला था कि क्लोरोफॉर्म वाला रिएक्शन इस चैप्टर में एक ही है, कार्बाइल अमाइन टेस्ट। अबे कार्बाइल अमाइन, आइसोसाइनाइड, ये आइसोसाइनाइड वाला टेस्ट। कौन है भाई इनमें से? कौन देता है आइसोसाइनाइड? हाँ, ओनली प्राइमरी अमाइंस, क्योंकि क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन है आइसोसाइनाइड टेस्ट, या फिर अपन बोलेंगे कार्बाइल अमाइन टेस्ट। इसी में बनता है फाउल स्मेलिंग प्रोडक्ट आइसोसाइनाइड, जो कि प्राइमरी अमाइन से बनता है।
मेरे नोट्स को तुम हल्के में लेते हो भाई। हाँ, पढ़ते ही नहीं हो ना, पढ़ रहे होते तो अभी कितने सारे आंसर आ जाते। हाँ, उसके बाद आइडेंटिफाई सबस्ट्रेट ए इन द फॉलोइंग कन्वर्जन। चलो बताओ, ये तो बहुत इजी है। इधर उन्होंने एक्सेस लिख दिया। अब यहाँ 3 बार ये दिख ही रहा है मुझे CH3, मतलब मेरा C2H5 में A होगा ना, तो C2H5 A से आया है। बट अब वो A है क्या? NO2 है, साइनाइड है, अमाइन है, या फिर अमाइड है? हाँ, वो अमाइन है, C2H5NH2। वही हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन है ये। ये देखो, ये नीट में भी आया है सेम क्वेश्चन। ये सेम क्वेश्चन नीट में आया है और सीट में भी पूछा वापस से। करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। अब वहां पे देखो मिथाइल है, मिथाइल, तो मिथाइल का नंबर बता चुका हूं, 213। बताओ बी, पक्का बी है, क्योंकि सेकेंडरी अमाइन मुझे एक ही जगह दिख रहा है सबसे आगे। यहाँ अमोनिया, सॉरी, यहाँ पे प्राइमरी अमाइन है, यहाँ अमोनिया है, यहाँ पे अराइल अमाइन है। अराइल अमाइन तो सबसे लीस्ट बेसिक होता है। सो दिस इज 2, दिस इज 1, बट उन्होंने टर्शरी के जगह पे अमोनिया डाला और फिर एनिलीन डाल दिया। यही आंसर है। सेकेंडरी अमाइन मोस्ट बेसिक, फिर प्राइमरी, फिर टर्शरी आना चाहिए था बट डाला नहीं है। उसके बाद अमोनिया आएगा, अमोनिया के बाद एनिलीन आएगा, सबसे लीस्ट बेसिक। यही आंसर है, करेक्ट ऑर्डर। ये तो रिपीटेड है। क्या बनेगा बोलो? एनिलीन में NaNO2HCl डालते हैं तो क्या बनता है पहले? हाँ, ये A क्या होता है? A बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड होता है, N2 प्लस Cl माइनस। उसके बाद हाइड्रोलाइसिस, वाटर ऐड किया है, फेनॉल बनेगा, बराबर, फेनॉल बनता है। इधर पे बेटा फेनॉल बनता है। ये लास्ट लेक्चर में सिखाया था रिप्लेसमेंट वाले में। अबे डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन किए थे लास्ट टाइम, उसमें से एक था फेनॉल का फॉर्मेशन, तो यही है, फेनॉल बनेगा इधर वाटर डालने से। क्लोरोबेंजीन नहीं बनेगा, क्लोरोबेंजीन की उसके लिए NaOH लगता है उधर, डाउ प्रोसेस। हाँ, ये बताओ, CH3Br में AgNO2 है, अरे AgNO2 से क्या होता है गधों? Br रिप्लेस होता है, NO2 आता है, तो पहला वाला आएगा CH3NO2, उसके बाद है 10HCl रिडक्शन, 6 नेसिन हाइड्रोजन लगते हैं इधर, तो 4 हाइड्रोजन तो इधर से 2 ऑक्सीजन को निकाल देंगे, बचे हुए 2 इधर ऐड हो जाएंगे, मतलब ये बनेगा CH3NH2। हाँ, तो इधर A और B दोनों पूछा है ना, तो A क्या है भाई? ये A है, ये B है, यही आंसर है, ऑप्शन बी। AgNO2 डालने से ना नाइट्रो ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होता है। ये हैलोजन डेरिवेटिव का रिएक्शन है, ये वाला अमाइन का रिएक्शन है जहाँ पे अपने रिडक्शन किया था। मैंने बोला था मेटल विथ एसिड यूज कर सकते हैं, तो टिन विथ HCl है। अभी आज ही पढ़ाइए। तो हिंसबर्ग रिएजेंट इनमें से किसको बोला गया? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। हाँ, तो यहाँ पे रिएजेंट लिखा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और उससे बन रहा है इथेन अमाइन, तो बोला है ए क्या हो सकता है? ए क्या होगा बोलो? साइनाइड? सी? क्यों? अबे सी तो अमाइड है, सी तो अमाइड है ना, अमाइड है मतलब कि फिर हॉफमैन ब्रोमामाइड।
और यहाँ पे 3 कार्बन है। हॉफमैन ब्रोमोमाइड में तो ब्रोमीन और KOH लगता है, तो इथेनामाइन नहीं बन सकता है। बोलो। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इथेनामाइन। देखो अगर तुम ए सोच रहे हो तो ए गलत है, क्योंकि इसके रिडक्शन से 3 कार्बन वाला अमाइन आएगा, प्रोपेन अमाइन बनेगा। मुझे क्या चाहिए? तो ये तो आंसर नहीं है भाई। अब ये जो है, अगर इससे इथेनामाइन बनाना है मुझे, इधर ऑलरेडी 3 कार्बन है, मुझे 2 कार्बन करने पड़ेंगे। उसके लिए मुझे हॉफमैन ब्रोमाइड करना पड़ेगा, लेकिन हॉफमैन ब्रोमाइड का रिएजेंट है ही नहीं इधर, ये तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, तो ये भी नहीं है। अब बचा ये और ये। अगर इसका मैं रिडक्शन करवाता हूं तो नाइट्रो से ये NH2 बनेगा, मतलब मीथेन अमाइन बनेगा, क्योंकि एक ही कार्बन है इसमें। मेरा प्रोडक्ट तो 2 कार्बन वाला है, तो आंसर है बी, अमाइड। इसका रिएक्शन भी बताता हूं। ये रिएक्शन है CH3 डबल बॉन्ड O NH2 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विथ ईथर। इसमें भी बेटा 4 ने से नाइट्रोजन लगता है, 2 इधर जाएगा, 2 इसको निकालेगा, यहाँ से 2 H2O निकल गया, फिर ये क्या बना? CH3 CH2 NH2 बन गया ना इथेनामाइन। यही आंसर है। अरे को अभी पड़ा है, ताजा ताजा एकदम। हाँ तो ये NH2 और SO3H एक साथ आया था, मैंने बोला था एसिड का नाम याद रखो, इंपॉर्टेंट है। सल्फेनिलिक एसिड नाम है उसका, जिससे ज्विटर आयन बनता है, सल्फेनिलिक एसिड। ठीक है, तो अपना ऑर्गेनिक खत्म भाई। अब अगले लेक्चर में मैं स्टार्ट कर